उसमें जो सारा काम हमने एमसीजी में मतलब टॉर्क वाले कंसेप्ट में पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड होगा सब। और गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, उसकी टॉर्क के तो बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, और फिर गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कैसे करते हैं एम मीटर और वोल्ट मीटर, ये हो पाया तो करेंगे आज, ठीक है। चलो यस सर। देखो, वैसे मैं नॉर्मल तुम्हें बता दूं, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या चीज है। सबने गैल्वेनोमीटर देखा होगा अपनी लैब्स में, है ना। यस सर। तो वही हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है बेसिकली। उसके अंदर भी प्रिंसिपल यही होता है सर। प्रिंसिपल क्या होता है कि वही अभी तक क्या करते थे हम, पिछली बार में क्या करके आए थे, अगर मैं किसी करंट कैरिंग कोयल को, मैं इसको ना इरेज कर दूंगा बाद में क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्म में तुम्हें मिल ही जाएगा। करंट कैरिंग कोयल को मैं किस में रखूं, मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, तो उसके ऊपर क्या लगती है, एक लगती है। और उसका फॉर्मूला हमने कल पढ़ा है, क्या होता है उसका फॉर्मूला, FIA। हाँ मुझे पता है, स्क्रीन शॉट की है मैंने। क्या क्या होता है फॉर्मूला, बताओ मुझे क्या होता है। IAB sin IAB sin थीटा। तो अब एक बात बताओ मुझे, इसी कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं किसी अंदर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर, और वो कैसे करेंगे अभी वही देखते हैं। NIAB sin थीटा, और NA और B को हमने क्या लिखा था, याद है तुम्हें, NIAB, इसका एक और फॉर्मूला भी लिखा था, I इंटू A को क्या लिखा था हमने, MB sin थीटा, और M को क्या बोला था हमने, मैग्नेटिक मैग्नेटिक, वेरी गुड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये थीटा किस किस के बीच का एंगल था, कौन बताएगा, चाहे इधर इस एक्सप्रेशन से देख लो, चाहे इस एक्सप्रेशन से देख लो, आंसर सेम आएगा। हाँ बताओ। एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड का, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था। अगर याद है ये कोयल थी तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ एन कैप, और मैग्नेटिक फील्ड अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये एंगल थीटा था, राइट। यस इसी के बारे में हमने बात की थी। तो यही सेम प्रिंसिपल बच्चे यूज होगा किसके अंदर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सेम प्रिंसिपल कैसे होगा अभी वो देखते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होता क्या है, एक कोयल रखते हैं हम, ठीक है, इसको किसके रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। वही कोयल है, सेम टू सेम, सब कुछ सेम, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ पर कैसा यूज करूंगा मैं, सिलेंड्रिकल। कैसा यूज करूंगा बच्चे, सिलेंड्रिकल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिलेंड्रिकल। और इसको क्यों सिलेंड्रिकल यूज करूंगा, सिलेंड्रिकल मैग्नेट क्यों यूज करूंगा, इसमें इसका रीजन है, बताऊंगा। क्योंकि हमें ये रेडियल फील्ड दे, कैसा फील्ड दे बच्चे, रेडियल फील्ड। याद रखना, जो जो भी मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन कर देंगे। इस कोयल के साथ हम स्प्रिंग्स अटैच कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वो पॉइंटर्स तो हो गई। और इसके साथ क्या अटैच है, साथ में पॉइंटर है। पॉइंटर मतलब वो एरो, जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखते तो एक एरो ऐसे ऐसे हिलता है ना, तो उस वो एरो भी इसके साथ अटैच है। जैसे जैसे कोयल रोटेट होगी, याद है ना हमने इसके अंदर करंट डाला था, तो ये इस पे फोर्स लगी थी, इसको हमने बोला था AD, इसको बोला था BC, याद आया। फोर्स लगी थी अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, है ना, ऐसे बाहर की तरफ, और इसके ऐसे हो गया था ये, राइट। क्लियर आया सबको। लगेगी इस पे टॉर्क लगेगी, घुमाएंगे, AB और CD की वजह से कोई टॉर्क नहीं लगेगी, याद आया। हाँ, तो बस यही टॉर्क लगेगी। ये जैसे जैसे इस कोयल के साथ क्या अटैच है बच्चे, हमारा पॉइंटर। कौन अटैच है, हमारा पॉइंटर, एरो। जैसे जैसे कोयल घूमेगी वो एरो भी क्या करेगा सर, घूमेगा, और वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर क्या करेगा, रीडिंग्स देगा। मान लो रीडिंग्स वाला ऐसे है स्केल हमारे पास, ये 0 रीडिंग है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो यहाँ पर अगर पॉइंटर है तो ये पॉइंटर किसके साथ अटैच है बच्चे, इस कोयल के साथ। जब कोयल रोटेट होगी तो ये पॉइंटर भी क्या हो जाएगा बच्चे, रोटेट। तो 1 पर जा सकता है, 2 पर जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि करंट की वैल्यू कितनी है, और वहां पर जाके क्या होगा सर, कोयल जाएगा, ऐसे रोटेट होगा। बट एक बात है ना सर, यहाँ तक समझ में आया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत। तो पॉइंटर कैसे रोटेट हो रहा है सर, वो कोयल रोटेट हो रही है, साथ साथ उसके क्या रोटेट हो रहा है, पॉइंटर भी रोटेट हो रहा है। बट सर एक बात है, जब इस पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क लग रहा है, हमने मान लिया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, उस कोयल में करंट दौड़ रहा है, तो टॉर्क लगेगा, रोटेट होगी, तो पॉइंटर भी रोटेट हो रहा है।
अब मान लो टॉर्क तो तब भी लगेगी जब करंट एक मिली एम्पियर का होगा या 1 माइक्रो एम्पियर बोलो, और 2 यूनिट्स का होगा तब भी, 3 यूनिट्स का होगा तब भी कोयल रोटेट होगी, तो पॉइंटर तब भी रोटेट होगा। ये कैसे पता लगेगा कि पॉइंटर अब 1 पर जाके रुकेगा, 2 पर जाके रुकेगा या 3 पर जाके रुकेगा? भाई चाहे करंट पीछे से 1 यूनिट का डालू, चाहे 2 यूनिट का, चाहे 3 यूनिट का डालू, तो ये कैसे पता लगेगा कि 1 यूनिट पे रुकना है? इसको क्या कौन बताएगा? पॉइंटर को बताओ। सर क्वेश्चन रिपीट करना है। कह रहा हूँ हमको पता है ना अब पॉइंटर क्यों रोटेट हो रहा है, क्योंकि क्या रोटेट हो रही है साथ में, कोयल रोटेट हो रही है। लेकिन अगर 1 यूनिट का करंट है तो पॉइंटर 1 पर जाके रुक जाएगा, 2 यूनिट का करंट है तो पॉइंटर 2 पर जाके रुक जाएगा। ये कैसे पता लगेगा? हाँ मोहित बताओ। सर जो कोयल की रोटेशंस होगी। हाँ कोयल की रोटेशन होगी, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर रुकना है? जितनी रोटेशंस होंगी वो उतने नंबर पे जाके वो रुक जाएगा। हाँ ऐसा भी होगा बिल्कुल। देखो ये रिलेटेड है बच्चे टॉर्क से। कैसे? जब भी किसी रस्सी तुमने बचपन में झूले खाए होंगे रस्सी वाले से, है ना, रस्सी वाला झूला होता है जो, ये तुमने रस्सी देखी भी होगी। उस रस्सी को तुम ऐसे ऐसे मोल्ड करते हो ना, ऐसे ऐसे। तो जब एक बार रोटेट करिया, दूसरी बार रोटेट किया, तीसरी बार दोबारा मोड़ा, तो धीरे धीरे वो रस्सी टाइट हो जाती है, मुड़ना बंद हो जाता है या आसानी से मुड़ जाती है? टाइट हो जाती है ना। याद होगा किसी को, किसी बच्चे को? जब मैं किसी भी चीज को ऐसे ऐसे रोटेट करता हूँ, ऐसे रोटेट करता हूँ, पहले मैंने हल्का सा रोटेट किया, आराम से रोटेट हो रही है, आराम से हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं और रोटेट करता हूँ, धीरे धीरे मेरे को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और घुमाने के लिए उसको। देखा हो सबने, रस्सी को घुमाओ एक बार घुमाओ, दूसरी बार घुमाओ, तीसरी बार और घुमाओ, चौथी बार और घुमाओ, 5वीं बार घुमाओगे तो और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, फिर और ज्यादा लगाना पड़ेगा और फिर लगाना पड़ेगा। याद है ना सबको? देखा होगा सबने ये सब। तो ये जोर क्यों लगाना पड़ रहा है, कौन बताएगा? तो टेंशन की वजह से। टेंशन एक और चीज है बच्चे, क्या होगा? सोचो थोड़ा सा, टेंशन के अलावा कुछ और। भाई जिसको याद नहीं आता तो मैं ऐसे बताऊं तुम्हें, ऐसे हम रोटेट करते थे, देखो क्लियर है? जब रोटेट करो, अब अभी शुरू में तो आसानी से हो गया सर, दूसरी बार रोटेट कर रहा हूं, देखो कितनी मुश्किल से हो रहा है। तीसरी बार और जोर लगाना पड़ रहा है, फिर और जोर लगाना पड़ रहा है, फिर और जोर लगाना पड़ रहा है। अब तो रोटेट ही नहीं हो रहा, देख रहा है कितना ही लगा दूं। तो देखो इसका आंसर क्या है सर? इसका आंसर ये है, अभी पता लगेगा। जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा? वापिस घूम गया। इसका मतलब सर जब मैं इसको घुमा रहा था तो इसको मेरे को अपोज करने वाली एक फोर्स और लग रही है ना, मेरे को जो रोक रही है घूमने से। उस फोर्स, उस टॉर्क को बोलता हूँ रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलता हूँ? मैंने पहले लगाया तो रीस्टोरिंग टॉर्क ने थोड़ा सा अपोज किया तो ज्यादा नहीं कर पाई, तो मैं आसानी से घुमा पाया। और घुमाऊंगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या जाएगी? और बढ़ेगी, मेरे को और ज्यादा अपोज करेगी, तो फिर भी मैंने कर दिया। तीसरी बार और बढ़ाऊंगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क और बढ़ गई, तो मेरे को और ज्यादा जोर लगाना पड़ा। फिर दोबारा रोटेट करूंगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क और बढ़ जाएगी। एक टाइम आएगा जब रीस्टोरिंग टॉर्क और जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा सर? रेस्ट पर आ जाएगा। अब ये और रोटेट नहीं होगा। क्लियर है? तो ऐसा ही इसमें होता है। जब भी ये जो स्प्रिंग लगाए हैं ना, ये किस लिए लगाए हैं? ये रीस्टोरिंग टॉर्क देते हैं। क्या देते हैं बच्चे? जब पॉइंटर रोटेट करेगा तो साथ साथ ये स्प्रिंग भी रोटेट करेंगी। तो पहली बार रोटेट करेगा आसानी से, हो रहा है, धीरे धीरे इनके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क आएगी, तो वो पॉइंटर जैसे जैसे जब रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो जाएगी किसके? जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क है वो कितनी है? NIAB साइन थीटा। ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क की इक्वल हो जाएगी, तब मेरा पॉइंटर एक जगह पर जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ये रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा होगी तो और आगे जाके रुकेगा, 2 पर रुकेगा। अगर रिस्टोरिंग टॉर्क और ज्यादा रुकते, मतलब मैंने और ज्यादा टॉर्क लगाई तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ी। तो रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा होगी तो पॉइंटर मान लो पहले कम थी तो 1 पर रुका, रिस्टोरिंग टॉर्क फिर ज्यादा हो गई तो कितने पे रुकेगा? 2 पर, फिर कितने पर? 3 पर, फिर 4 पर, ऐसे रहता है। तो क्लियर है ये कैसे रोटेट कर रहा है? प्रिंसिपल वही है। कौन से वाला? कि अगर कोयल को तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा और वो रोटेशन देगा, राइट?
डन। यस सर। और स्प्रिंग का काम क्या है? स्प्रिंग क्या प्रोवाइड करता है सर? स्प्रिंग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? रीस्टोरिंग टॉर्क। अब रीस्टोरिंग टॉर्क कैसे बताएं सर? ये भी थोड़ा सा अजीब चीज है। देखो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, जैसे हमने फोर्स इज इक्वल टू के एक्स पढ़ते हैं ना, हम एफ इज इक्वल टू के एक्स स्प्रिंग में, यस वैसे ही यहाँ पर फोर्स की जगह यूज हो जाता है टॉर्क, के की जगह यूज होता है कांस्टेंट सी, और एक्स की जगह यूज हो जाता है थीटा। देखो मैं क्या बताऊँ, फोर्स का काम करता है टॉर्क, कांस्टेंट जो स्प्रिंग में वो कांस्टेंट होता है, उसको उस कांस्टेंट की जगह यहाँ पर यूज होता है सी, इसको बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट एक बारी। और थीटा क्या होता है, वहां पर एक्स क्या होता था, लीनियर कितना डिस्प्लेस हुआ, और यहाँ पर थीटा क्या होगा, कितना, सोचो, एंगुलर डिस्प्लेस। हमने इस लीनियर वाली जो इक्वेशन है इसको एंगुलर वाली इक्वेशन में बदल दिया। अभी बताता हूँ। हाँ बोलो बच्चे, जिनका हैंड रेज है, कुछ पूछना है किसी ने? सर एक्स नहीं होगा, क्या नहीं हुआ? एक्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हाँ हाँ, माइनस के एक्स होगा बिल्कुल, क्योंकि रीस्टोरिंग है ना, रीस्टोरिंग है। हाँ बोलो बोलो। सर हम सी की जगह के भी नहीं ले सकते हैं? नहीं, सी टॉर्शनल कांस्टेंट होता है, के जो है वो लीनियर मोशन के अंदर हम ले रहे हैं, स्प्रिंग का लीनियर मोशन, यहाँ पर रोटेशन की बात हो रही है, ठीक है। यस सर। हम ये सारी चीजों को, मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, इसको और तरीके से भी समझ सकते हो। देखो जिसको यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो बच्चे मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था सिर्फ, ठीक है, इसीलिए मैग्नीट्यूड नहीं लगाया। हाँ देखो, सी क्या है, सी को समझो, जब 1 डिग्री, क्या सर, जब भाई थीटा क्या है बताओ मुझे, थीटा है क्या सर, जो वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, यस सर। ऐसा समझो, ऐसा भी नहीं समझो, तो और भी अच्छे समझो, पॉइंटर डिफ्लेक्ट करना समझो। साइन थीटा तो थीटा तो तुम्हें मैंने बता रखा है किस किस के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। अब देखना एक और चीज देखना सर, जब अब थीटा को भूल जाओ एक बारी, अब 1 डिग्री अगर मेरा पॉइंटर रोटेट करता है, कितना डिग्री बच्चे? 1 डिग्री हो। जो डिफ्लेक्शन की बात करता हूँ वो डिफ्लेक्शन आती है कितनी? सी। कितनी? सी। ठीक है। अगर मान लो 2 डिग्री रोटेट करेगा तो क्या बात करूंगा मैं, कांस्टेंट मेरा क्या हो जाएगा, मतलब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2c। 3 की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3c। क्या हो कितने डिग्री रोटेट रहा है, सपोज कर लो जो मेरा डिफ्लेक्शन शो हो रही है वो कितनी हो रही है सर, 5। ये जनरली बुक्स में 5 लिखा होता है, इसलिए मैं 5 बता रहा हूँ, 5। तो कितना आएगा आंसर टॉर्क का, c इंटू 5। क्लियर है? 1 डिग्री होता है तो 1c, 2 डिग्री होता है तो रीस्टोरिंग शॉट कितनी लगती है, 2c, 3 होता है तो 3c, और 5 तो 5। क्लियर है? 5 क्या है सर, कितना डिफ्लेक्शन हो रही है, कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है, वो 5 है। थीटा अलग चीज है, थीटा वो एंगल है जो एरिया वेक्टर और किसके बीच में बन रहा है, 5 क्या है सर, कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। और c एक कांस्टेंट है जो 1 डिग्री में बता रहा है, ठीक है। तो c को बोलते हैं वैसे टॉर्शनल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट। चाहो तो इसको f इज इक्वल टू के एक्स से मतलब मेजर कर सकते हो, चाहे कैसे में, तुम्हारा मर्जी है, ठीक है। तो मैंने बोला ये जो टॉर्क लग रही है ना, ये डिफ्लेक्शन वाली डी 5 में c5, ये क्या एक्चुअल में टॉर्क है, और ये कौन सी टॉर्क है जो स्प्रिंग के कारण लग रही है, हाँ कौन सी टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क। एक टॉर्क है जो करंट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रही है, वो क्या थी, NIAB साइन थीटा। और एक टॉर्क है जो रीस्टोरिंग लग रही है। जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो पॉइंटर क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आएगा ना, तभी तो पॉइंटर, मतलब वैसे तो पॉइंटर घूमता रहेगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे तब पॉइंटर रीडिंग शो करेगा। मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क और जो वो मैग्नेटिक फील्ड वाली टॉर्क है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे। तो आओ करते हैं इक्वल में। तो यानी NIAB साइन थीटा किसके इक्वल आ जाए बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं दोबारा लिख दूंगा, इस बात की चिंता मत करना कि सर सारा मिक्स हो गया। NIAB साइन थीटा इज इक्वल टू C5। अब गैल्वेनोमीटर जो है वो मेजर किसको करता है सर, करंट की बात करते हैं, करंट को, छोटे करंट को मेजर करता है, अभी बात करेंगे डिटेल में इसकी करंट को। तो मैं यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, करंट की वैल्यू निकालना, यहाँ से I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C5
डिवाइडेड बाय क्या यही बन जाएगा क्या? यस सर। देखो तो ये हमारा करंट की इक्वेशन होगी गैल्वेनोमीटर की। टॉर्क की इक्वेशन तुम्हें पता ही है, रीस्टोरिंग टॉर्क के बारे में तुम्हें पता है, दोनों को इक्वेट करा तो करंट के बारे में पता लग गया क्या? हाँ तो करंट के लिए क्या सी फाई, सी क्या है टॉर्शनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू गिवन होगी, फाई क्या है डिफ्लेक्शन, एन क्या है टर्न्स के बारे में, ए क्या है सर एरिया, और बी क्या है सर किस किस के बीच का एंगल है, ए और एरिया वेक्टर और मैग्नीट्यूड का। अब ध्यान से देखना इसमें, सी भी एक कांस्टेंट है सर, हाँ सर, एन भी ये भी कांस्टेंट होगा, एरिया भी कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, तो वेरी क्या कर सकता है, या तो एंगल उनके बीच का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जब कोयल रोटेट हो, या डिफ्लेक्शन वाली बात। लेकिन अब एक बात बताओ, हमको जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है हम कैसे देखते हैं उसकी रीडिंग, भाई ये डिफ्लेक्शन है, अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो क्या बोलते हैं करंट भी क्या होगा डिफ्लेक्शन है तो करंट भी क्या होगा कम होगा। तो हमको डायरेक्ट रिलेशन किसका किसका चाहिए करंट का, कि हम चाहते हैं कि डिफ्लेक्शन बढ़े तो करंट बढ़ जाए, साइन थीटा का बीच में कोई इफेक्ट ना हो, नहीं होगा। तो अब साइन थीटा को अगर मेरे को हटाना है, बाकी चीजों को हटाए बिना सिर्फ साइन थीटा को हटाना है, क्यों हटाना है, क्योंकि मेरा सारा रिलेशन किस किस का बन जाए आई और डिफ्लेक्शन का, कि मैं भाई डिफ्लेक्शन ज्यादा हो तो करंट भी क्या हो जाए ज्यादा हो जाए, तो इसके लिए मेरे को किसको हटाना पड़ेगा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा चेंज हो रहा है वो दिक्कत करेगा। अब साइन थीटा को हटाने का क्या फॉर्मूला, क्या हो जाए थीटा की वैल्यू की साइन थीटा हट जाए, हाँ कोई बच्चा साइन 0 बोल दे तो क्या हो जाएगा सर, नीचे वाली सारी टर्म हट जाएगी ना, जो तो 0 हो गया तो सारी टर्म हट गई है ना, तो हम क्या करें थीटा 90। तो ऐसे ही इसीलिए ये थीटा 90 हमेशा रहे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी के लिए जो फील्ड ली जाती है उस फील्ड का नाम होता है रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड कैसी फील्ड है, जब हमेशा ए और बी के बीच में कितना एंगल रहे 90। तभी मैग्नेट्स भी कैसे यूज किए जाते हैं सिलेंड्रिकल। समझ में आ रहा है? अब साइन 90 पुट कर देते हैं, ये गायब हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया बताना मुझे, I is equal to C phi, right? Yes sir. यहाँ पर I, यहाँ पर phi, बाकी सब क्या है कांस्टेंट। तो अब देखो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया तो phi, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट, समझ में आ रहा है, जितनी ज्यादा हम डिफ्लेक्शन दे रहे हैं उतना ज्यादा करंट आ रहा है। और एक चीज बताता हूँ, डिफ्लेक्शन पूरी हो जाए तो करंट भी क्या होगा मैक्सिमम, बहुत पूरी डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर जितनी डिफ्लेक्शन दे सकता था सारी की सारी दे दी तो करंट भी क्या होगा उस टाइम पर मैक्सिमम। उस करंट को बोलते हैं भाई डिफ्लेक्शन, पूरी डिफ्लेक्शन दे दी, इसको बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन। जो करंट आएगा उसको बोल देंगे फुल डिफ्लेक्शन करंट। समझ में आ रहा है? यस सर। सपोज करो गैल्वेनोमीटर में 50 डिवीजन थी, टोटल कितनी डिवीजन थी 50 डिवीजन, उसने 50 की 50 डिवीजन को डिफ्लेक्ट मतलब 50 डिवीजन पे डिफ्लेक्ट कर दिया, एक डिवीजन 2 3 4 ऐसे ऐसे कहां पर पहुंच गया डिफ्लेक्ट करते करते 50वीं डिवीजन पर, तो सारी की सारी डिवीजन है ना शो कर दी, मतलब पूरा डिफ्लेक्ट कर दिया। उस टाइम जो करंट होगा उसका एक नाम बोल दिया फुल डिफ्लेक्शन करंट, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। क्लियर है सबको? यस तो कुल मिला के जो तुमको याद रखना है, अब मैं साइड में लिख देता हूँ उसको, देखो ध्यान से। एक तो रीस्टोरिंग टॉर्क जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर, CN है ना, सिंपल। हाँ, और एक जो हमारी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगी थी वो क्या थी, NIAB साइन थीटा। और जब रेस्ट कोयल को इक्विलिब्रियम में लाना है तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, यानी C phi NIAB साइन थीटा के इक्वल होंगे। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू निकालनी थी तो क्या आ जाएगी डिवाइडेड बाय में NAB साइन थीटा। अब क्या करना है सर, साइन थीटा कैसा होना चाहिए
साइन थीटा साइन थीटा 90 होना चाहिए, थीटा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, साइन थीटा 1 होना चाहिए, राइट। और ये Yes, थीटा sir. कैसे होगा, कौन सा फील्ड लेंगे, रेडियल sir. और ये Radial कैसे field. पता लगेगा रेडियल फील्ड है, सिलेंड्रिकल Cylindrical. मैग्नेट। और इसको और अच्छे से करने के लिए, पूरा ही अच्छे से रेडियल रहे, तो इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पर जो कोयल है ना, उसके अंदर क्या यूज कर लेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर। Soft iron. क्लियर है। यस सर। Yes, ये sir. था तुम्हारा Yes, sir. मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें, राइट। हम आगे चलते हैं। अगर अब यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें, अगर जिसको इसमें समझ नहीं आया वही देखो, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स लिए है ना, ये पूरा एक सिलेंडर बनेगा, अगर तुम देखोगे पीछे से, ठीक है, ऐसे बनेगा। यहाँ पे इसका Yes, साउथ पोल है, ऐसे ये साउथ पोल आ गया, इसके पीछे क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। North Pole. तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बना है। अब ये पॉइंटर है जो ऊपर है, तुम्हें दिख रहा है, और ये कोयल है, दिख रहा है ये कोयल, Yes, sir. इसके अंदर वाइंडिंग की हुई है, वाइंडिंग की हुई है ताकि मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ खींच सके ये अच्छे से। सॉफ्ट आयरन कोर भी है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो वो स्प्रिंग अटैच किया था, वो स्प्रिंग भी है, दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है। अब बैटरी के साथ कनेक्ट इसीलिए किया ताकि करंट फ्लो, भाई करंट नहीं फ्लो होगा तो क्या टॉर्क लगेगी क्या, करंट तभी फ्लो होगा जब मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर मतलब वो कोयल रखोगे, तो करंट के लिए लगा दी बैटरी, ठीक है, करंट दौड़ा दिया। अब ये वायर है, अब ये रोटेट करेगी, तो इसके साथ पॉइंटर भी है, वो भी रोटेट करेगा, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू निकाल दी, रीस्टोरिंग टॉर्क। हमने ध्यान से देखना, हमने C5 लिखा है ना, इन्होंने बस K अल्फा लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चे, K अल्फा। जो जैसे तुम बोल रहे थे ना कि सर हम K से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बात दोनों अलग है, लेकिन इन्होंने उसको, जैसे हमने F इज इक्वल टू KX बोला, इन्होंने T इज इक्वल टू K अल्फा बोल दिया, बात अलग है। वो वाला K और ये वाला K दोनों अलग चीज है, इसीलिए हम इसको C से लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और फाई की जगह इन्होंने क्या यूज कर लिया बच्चे, अल्फा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना आए, ये भी यूज कर सकते हो, K और फाई की जगह क्या यूज कर लो, अगर अल्फा, दोनों चीजें क्लियर है, ठीक है। और वही फॉर्मूला आ गया, बस डन है। साइन फाई को हमने, इन्होंने जहां पर हमने थीटा लिखा था वहां पे इन्होंने फाई लिख दिया, याद रखना। इसको कैसे एलिमिनेट किया है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा ले लिया, रेडियल, ताकि फाई क्या हो जाए 90। इनके मैं लिख देता हूं, इन दिस फाई इज एंगल, मतलब फाई क्या है, डिफ्लेक्शन नहीं है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड Aerial vector. लेकिन यहाँ पर तुम्हें मैंने सारा समझा दिया कि क्या करना है, ठीक है। तो तुमको जो करना है तुम वैसा करते हैं। डन, चलें आगे। आई थिंक अब किसी को कोई डाउट नहीं है। Yes, sir. हम सब कर दो, जिसको क्लियर है, जिसको डाउट है वो हैंड रेस कर दो फटाफट। चलो बढ़िया। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर तुम जानना चाहो ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। ये दिख रहा है सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स है। वो जो कोयल दिखाई थी ना बच्चे, ये अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, कहां से देखूं, ऊपर से, तो मेरे को एक सिर्फ सर्कुलर पोर्शन दिखेगा, इसके ऊपर वाइंडिंग्स दिखेगी। अभी दिखाता हूँ, ये दिख रही है वाइंडिंग्स, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन देख रहा हूँ, ऊपर वाला पोर्शन। तो सिलेंड्रिकल कोयल दिखा दी। देखो ये फील्ड कैसे आ रही है, सारी रेडियल है। कैसी फील्ड है, रेडियल। और खास बात देखो, ये फील्ड वैसे नॉर्थ टू साउथ ऐसे जानी चाहिए थी, राइट, ऊपर वाली। नीचे वाली तो चलो ठीक है, ऊपर वाली ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये बेंड क्यों इधर से ऐसे क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर की वाइंडिंग की गई है, जो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है, इसीलिए ये ऐसे गई है। क्लियर है सबको, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कोयल के थ्रू पास हो, इसी वजह से वाइंडिंग की गई है। ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू पास हो, कोयल के थ्रू। तो बस यही था, इसमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है नहीं, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होता है। वही चीज मैंने बता दी। साइन 90 हो गया ना, देखो कितना हो गया 90, जिसके कारण वैल्यू कितनी हो गई 1, और वो साइन थीटा वाला। तो अब ये फॉर्मूला बन गया। और जो हमने क्या लिखा था इसकी जगह, C/n में NAB फाई, हमारा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई था, इनका I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। क्लियर है, हाँ विशाल बोलो। किसी का कोई डाउट, हैंड रेज किया था बच्चे, चलो।
अब ये बात आती है कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। देखो अभी मैं बोलता हूँ कि मैं भाई तुम्हारे कहेंगे सर तो बहुत सेंसिटिव बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं बोल सकते है ना, मैं बोलूँ भाई कि कोई भी बच्चा है, राज है, राज बहुत सेंसिटिव बच्चा है, इसका मतलब क्या होगा यार, ये तो बहुत ही सेंसिटिव है, इसका मतलब सोचो। तो वो किसी भी बात का छोटी हाँ, बात का छोटी छोटी बातों पे क्या कर देता है, मुंह फुला के बैठ जाता है, ज्यादा बुरा मान जाता है, छोटी सी बात हो और उतना बड़ा मुंह फुला के बैठ जाएगा, क्या है इसको कुछ भी कहता है। ऐसा ही इसमें है करंट सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, किसको डिटेक्ट करता है, करंट को। और करंट को डिटेक्ट कैसे करता है, वो क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन। करंट को मेजर मतलब डिटेक्ट करने का उसके पास एक ही चार है, डिफ्लेक्शन शो करना। बोलूं सेंसिटिव ज्यादा ही है, थोड़ा सा करंट आते ही डिफ्लेक्शन क्या दे देता है, ज्यादा दे देता है। थोड़ा सा ही छेड़ा इसको, डिफ्लेक्शन करने लग गया, तो हल्के से ही करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर दिया, तो क्या है, करंट सेंसिटिविटी है। क्या है वो, करंट सेंसिटिविटी। अभी फॉर्मूला देखो, यानी डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी फाई किसके रिस्पेक्ट में, करंट के रिस्पेक्ट में, तो फाई बाय आई किसका फॉर्मूला हो गया, करंट सेंसिटिविटी। क्लियर है। अच्छा, अगर थोड़े से ही करंट में भी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करना, वो होती है करंट सेंसिटिविटी। अगर वो ज्यादा, अच्छा अब मेरे को बताओ करंट सेंसिटिविटी कब बढ़ेगी, फाई बढ़ना चाहिए क्या, यस सर, वो देखो करंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और फाई क्या होना चाहिए, ज्यादा। तभी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। अब तुम खुद बता सकते हो, गैल्वेनोमीटर अगर वोल्टेज मेजर करने लग गया, सपोज और कर सकता भी, दिखाऊंगा कैसे, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे होगी, थीटा अपॉन वी, थीटा ही नहीं, क्या है ये, फाइव। थीटा तो अब इसमें यूज नहीं कर रहे ना, थीटा को तो हटा दिया हमने, कौन सा फील्ड लगा के, क्या फील्ड लगा के थीटा को हटाया, रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड। साइन थीटा क्या हो गया था, 1, यानी थीटा कितना था, थीटा कितना था, कितने डिग्री था थीटा, तो फाइव अपॉन क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला वोल्टेज सेंसिटिविटी का, 5/, थोड़ी सी भी वोल्टेज में ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर दे तो वो उसकी क्या हो जाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। चलो आओ देखते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो तुम, कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, अरे घबराने की कोई बात नहीं होती, जो पढ़ना था वो पढ़ चुके, अब तो सिर्फ कॉपी करना है हमने। 5/I होता है सर, फाइव की वैल्यू यहाँ से निकाल नहीं सकता क्या, यानी अल्फा की वैल्यू। मैं अपने फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो क्या था हमारा फॉर्मूला, सबको याद होना चाहिए, NIAB, थीटा लिख नहीं रहा, ये किसके इक्वल है, C5 के, यही था ना, यस फाइव क्या आ जाएगा यहाँ से, NIAB अपॉन, सी तो 5 जगह ये लिख दूं क्या, NIAB अपॉन C, और डिवाइडेड बाय क्या है, I से I, तो आंसर क्या आ गया, NAB अपॉन, ये किसका फॉर्मूला बन गया, करंट सेंसिटिविटी का। अच्छा यहाँ तक दिक्कत है किसी को, पहले देखो मैंने सिर्फ किसकी वैल्यू पुट करी है सर, 5 की। किसी को भी दिक्कत है तो बच्चे शर्माओ मत, कुछ भी हो सकता है दिक्कत, पहली बार पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाथ तो उठना चाहिए, हम कोई आइंस्टाइन थोड़ी हैं सारे, है ना। तो बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें, कैसे किया मैंने, बताओ फटाफट, बोलो हाँ या ना। और जिसको क्लियर है फिर हम फिर तो माइक ऑन करके बोले यस सर क्लियर है, और जिसको नहीं माइक ऑन, हाँ चलो चले आगे। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, NAB/C। अब घर जाके दिक्कत ना हो तो NABC को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो, हम इनका भी N सेम है, A भी सेम ले रहे हैं, B भी सेम ले रखा है, बस C की जगह इन्होंने क्या यूज किया बच्चे, के। तो आओ चेक कर ले, देख रहे हो क्या इनका फॉर्मूला क्या आया, NAB अपॉन K, हमारा बस क्या आया, NAB अपॉन C। कोई कंफ्यूज तो नहीं होगा ना C और K का, नो सर। बुक्स में कभी तुम्हें K दिखेगा कभी C दिखेगा, तो दोनों तुम देख लो अपने हिसाब से जो तुम्हारा मन करे। अब यहां तक हो जाएगा, चलें आगे।
डन। तो अब डिफ्लेक्शन के बारे में बात कर ली हमने, ये भी कर लिया सर। अब करंट सेंसिटिविटी का तुम खुद फॉर्मूला बनाओ। क्या होना चाहिए था? अब मैं लिख देता हूँ, NAB साइन थीटा। तुम लिख नहीं रहा, ये किसके इक्वल है? C5 के। फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? फाई बाय C5 V है ना, वोल्टेज के लिए। तो फाई की वैल्यू पुट करो। फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? NAB अपॉन C। यहाँ पर क्या है? V। अब यहाँ पर दिक्कत नहीं हो गई सर। अब यहाँ पर तो V आ गया ना, वोल्टेज आ गई, तो सिर्फ वोल्टेज ही आ गया उस फॉर्मूले में। अब वोल्टेज की वैल्यू चाहो तो पुट कर Yes, सकते हो sir. या नहीं कर सकते? Yes, sir. क्या कैसे पुट करोगे? V इज इक्वल टू क्या? IR। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। आ जाओ पहले इनका देख लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें ये कैसा है? देखो उसके अंदर क्या रेजिस्टेंस था इस वाले फॉर्मूले में, ऊपर वाले में? नीचे वाले में आ गया ना? कैसे आया वो देखो। आओ, हमारा फॉर्मूला था भाई, वोल्टेज सेंसिटिविटी का होता है बच्चे V बाय फाई बाय V। फाई का फॉर्मूला लिख देते हैं सर। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हें रिवाइज हो जाए। तो साथ साथ बोलो, NAB upon CV. ठीक है, यही है ना? तो फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NAB अपॉन। अभी कोई बच्चा बोल नहीं रहा, फिर मैं पूछूंगा। एक चीज मैं लिख नहीं रहा, बोलना चाहिए तुम्हें। क्या नहीं? NIAB होता है ना? Yes, sir. फाई की जगह क्या होता है? NIAB अपॉन C। तो फाई की जगह लिख दो NIAB अपॉन C. और साथ में V है सर यहाँ पर। अब क्या है? अब V को क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल सही, क्या लिख सकता हूँ बच्चे? क्या होता है? I इंटू R। तो I से I गया तो क्या बच गया? NAB अपॉन C। और इनकी टर्म्स में जो हमने डेरिवेशन इनकी जो लैपटॉप में लिखा हुआ है स्लाइड में, उसकी फॉर्म में क्या आएगा? NABC की जगह बस क्या आ जाएगा? क्लियर है क्या सबको? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? गैल्वेनोमीटर क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो ये एक प्रिंसिपल है कि टॉर्क एक्ट करती है एक करंट कैरिंग कॉइल पे, जब उसको कहाँ रख जाता है? किसमें? इन द मैग्नेटिक फील्ड। और कैसी फील्ड होनी चाहिए? रेडियल फील्ड होनी चाहिए। रेडियल फील्ड क्यों होनी चाहिए ये भी पता चल गया। Yes, sir. क्योंकि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा किस किस के साथ? करंट के साथ और सीधा उसकी करंट और किसका? डिफ्लेक्शन का, है ना? जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा करंट। हम सीधा ही कर सकते हैं, साइन थीटा को एलिमिनेट कर दिया। क्लियर है? और एलिमिनेट करने के लिए मैग्नेट कैसा यूज किया? सिलेंड्रिकल। चल सकते हैं अब आगे, पक्का? Yes, sir. अब ये देखो क्वेश्चन, when will the current sensitivity of the moving galvanometer will be high? पहले तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिख लो। अभी याद नहीं है तो फटाफट डिराइव कर लेंगे सर। क्या होता है? NIAB बाय C तो फाई के इक्वल होता है, राइट? तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? फाई अपॉन ये बन जाएगा NAB अपॉन C. क्लियर है? आई से आई तो तो अगर ये करंट सेंसिटिविटी है तो बताओ इसको बढ़ानी है हमने, तो किसको कम करना पड़ेगा, किसको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा? N को स्मॉल करना पड़ेगा। वेरी C को कम करना सिंपल सी बात है सर। N को छोटा करोगे तो ये कम हो जाएगी। सिर्फ एक C ही है, इसको छोटा करने से करंट सेंसिटिविटी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है सबको? क्लियर है? आसान था ये क्वेश्चन। देखो करंट सेंसिटिविटी दे रखी है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कितनी? 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। मतलब समझ पा रहे हो इसका? मतलब इसको पढ़ोगे कैसे? 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर को कैसे पढ़ोगे? पढ़ो इसको, कैसे पढ़ते हैं? मतलब 1 मिली एम्पियर में वो कितनी डिवीजन शो कर रहा है? 5 डिवीजन। सपोज कर लो ये गैल्वेनोमीटर का वो है रीडिंग वाला, ये 0 मिली एम्पियर है, ये मान लो 1 मिली एम्पियर है। तो इसके बीच में वो कितनी डिवीजन शो करेगा? अगर यहाँ से यहाँ तक है ना तो 3 4 ठीक है 5 डिवीजन। अगर वो 5 डिवीजन शो कर रहा है तो इसका मतलब कितना करंट है उसमें? 1
मिली एम्पियर। क्लियर है? 1 मिली एम्पियर है तो कितनी डिवीजन? 5 डिवीजन। 5 डिवीजन। अच्छा, ऐसी वोल्टेज सेंसिटिविटी रखी है 20 डिवीजन पर वोल्टेज, यानी पर वी। 1 वोल्ट है तो कितनी डिवीजन? 20 डिवीजन। 25 20 डिवीजन, राइट। हाँ सर, ये 1 मिली एम्पियर में 5 डिवीजन है तो 1 एम्पियर में कितनी होगा? 10। सोचो सोचो सोचो, मिली को एम्पियर में बदलना है बच्चे। 5 into 1, 5/1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितना मिली एम्पियर होता है? 10 raised to power -2 3 यानी ऊपर चला जाएगा तो ये 5 into 10 to power +3 यानी कितना हो जाएगा? 5000। 5। अरे समझो 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 समझो, नहीं ऐसे हमें समझ नहीं आता, कोई बात नहीं। देखो 1 मिली एम्पियर है तो 5 डिवीजन शो कर रहा है ना, समझ रहे हो? 5 डिवीजन को 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर मतलब कितना एम्पियर? अगर 1 मिली एम्पियर को समझो, 1 मिली एम्पियर को कितने डिवीजन लग रहा है? 5 डिवीजन। तो 1 एम्पियर को तो कितनी लगेंगी? 5000 डिवीजन शो करनी पड़ेगी ना सबको। मिली एम्पियर को किस में कन्वर्ट कर दो? एम्पियर में। भाई अब खुद बताओ, अगर 1 मिली एम्पियर के लिए 5 डिवीजन शो कर रहा है तो क्या 1 एम्पियर के लिए 5 से कम शो करेगा या 5 से ज्यादा? 5 से ज्यादा। तो मिली एम्पियर को सिर्फ मैंने एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया, 10 raised to power -3। तो तुम ऐसा नहीं करना चाहते, तुम ऐसा भी कर सकते हो। ये है ना 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है ना, यहाँ पर मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलो बस। मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 raised to power -3। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 raised to power +3, जितना क्या हो जाता है? 5000। क्लियर है? ये क्यों किया सर? देखो वोल्टेज क्या मिली वोल्ट में दे रखी है क्या? तो वी में दे रखी है, इसलिए मेरे को इसको भी मिली एम्पियर से किस में कन्वर्ट करना पड़ा? एम्पियर। क्लियर है? पक्का? अब एक बात बताओ, करंट सेंसिटिविटी मतलब 5/I। यहाँ से भी करवा दूंगा सोल्व, टेंशन मत लो। 5/I ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी 5/I। पूछा क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है? V/I, यानी V = I लगाओगे तो R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V/I। यहाँ तक पहले तो देख लो, अपने दिमाग में बिठा लो ये सब। किसी को कोई डाउट है तो पहले वो पूछे। कुछ भी डाउट हो सकता है, कुछ भी डाउट हो सकता है, पूछ लो। डन है? यस सर। तुम 5000 समझ नहीं आ रहा ना तो वो भी छोड़ दो, हम अभी चेंज कर देंगे, ठीक है? बाकी तो डन है ना? CS का फॉर्मूला और VS का फॉर्मूला। यस सर। चलो, तो अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है तो ऊपर किसकी टर्म आनी चाहिए? वोल्टेज की। नीचे किसकी आनी चाहिए? I की। तो सर ये कैसे अरेंज करूं? करंट सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी से अगर डिवाइड कर दूं, देखो 5/I आएगा और फिर 5/V आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना? यस सर। लेकिन ये करंट सेंसिटिविटी की डिवीजन है, याद रखना। करंट सेंसिटिविटी की ये किसकी है? वोल्टेज। ठीक है, तो यानी 5/I की वैल्यू पुट करना करंट वाले की कितनी है? 10। समझो 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 समझो, कुछ टेंशन नहीं, टेंशन क्यों लेनी है हमने? करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? 5/I। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? 5/V। क्लियर है? तो मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो तुम बताओ क्या? इसको 5 बोल देते हैं, इसको 5' बोल देते हैं। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 5/I और यहाँ पर क्या आएगा? 5'/V। ऐसे ही आएगा क्या? देख लो। यस। तो भाई 5 की वैल्यू पुट कर दूं, 5' की वैल्यू पुट कर दूं, ये यानी मैंने को डिवाइड किया करंट सेंसिटिविटी बाय करंट वोल्टेज। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। सर करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी को अगर डिवाइड करोगे तो 5/5' तो ठीक है, और V/I क्या हो जाता है? R नहीं हो जाता क्या? बोलो हाँ या ना। यस। तो मतलब सिंपल सी बात है, करंट सेंसिटिविटी को किससे डिवाइड कर दो?
वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब तभी हमारे पास V बाय आई। मैं तुमको सिंपल टर्म्स में बताना चाहता था, लेकिन अगर तुमको ये भी समझ आता तुम ये याद रख लो सर, I इज इक्वल टू क्या होता है V बाय। और तो वैसे तो हमारे अनुसार अगर नॉर्मल वोल्टेज दे रखी हो, नॉर्मल रेजिस्टेंस दे रखा हो, तो V I R निकालना हो तो वोल्टेज को I से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर सेंसिटिविटी दे रखी हो तो उल्टा कर दो। करंट वोल्टेज को करंट से करते हो ना, लेकिन सेंसिटिविटी दे रखी है तो उल्टा कर दो, करंट को किससे कर दो, वोल्टेज से डिवाइड। पहले एक्चुअल में क्या होता है, वोल्टेज ऊपर होती है, करंट क्या होता है नीचे। लेकिन जब सेंसिटिविटी दे रखी होगी तो करंट सेंसिटिविटी क्या रख दो, ऊपर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रख दो, नीचे। सेंसिटिविटी कितनी है, 5 पर मिली एम्पियर। पर मिली एम्पियर लिखना पड़ेगा अब तुम्हें यहाँ, ठीक है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है, 20 डिवीजन पर वोल्ट। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। तो 5 डिवीजन से डिवीजन कैंसिल होंगी तो कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है। मिली एम्पियर को क्या लिख सकते हो, 10 टू पावर माइनस। वोल्टेज रखी है, V की वाली बात हो रही है, तो 1 वोल्ट है ना, तो 1 लिख दिया इसको। तो देखो क्या आ गया, करो इसको मल्टीप्लाई, ऊपर ये 1000 आ जाएगा, ऊपर जाके नीचे क्या रह जाएगा, 4 करो 250 तो आंसर आ जाएगा 250। सॉरी, ये तो बहुत भयानक चीज बता रहे हो, कुछ नहीं करना, करंट सेंसिटिविटी को किससे डिवाइड कर देना है, समझ में आ रही है। करंट सेंसिटिविटी 5 है, वोल्टेज सेंसिटिविटी 20 है, दोनों को डिवाइड कर दो, 1/4 आंसर आ गया। बट इसमें मिली एम्पियर था तो इसलिए यहाँ पर मिली एम्पियर, भाई 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर यानी 1 मिली एम्पियर नीचे आएगा। ऐसे ही 20 डिवीजन पर वोल्ट यानी 1 वोल्ट कहाँ आएगा सर, ऊपर आएगा। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखना, 5/22 को तो कर दिया सर 4, 1 मिली एम्पियर ऊपर जाके 1000 बन जाएगा, नीचे क्या है सर 4, और ये बन जाएगा वोल्ट, और डिवाइडेड बाय है एम्पियर, और वोल्ट बाय एम्पियर क्या होता है सर, V बाय आई। इसको ही तो बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। अभी तो ये रेजिस्टेंस है, ये यूनिट किसकी बन रही है, वोल्ट प्लस बाय एम्पियर तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। इसका मतलब जो तुमने सोल्व करा है वो क्या है, एक्चुअल में रेजिस्टेंस वैल्यू है, वही 250 हो। क्लियर है क्या सबको, किसी को कोई डाउट है तो अच्छे से अब पूछ सकते हो, बाद में दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ क्या किया सर, वोल्टेज सेंसिटिविटी को करंट सेंसिटिविटी से डिवाइड नहीं किया, उल्टा किया, करंट सेंसिटिविटी को किससे डिवाइड किया, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसका रीजन है क्यों V बाय R करके नहीं आया सर, इसमें यूनिट्स ही ऐसी बनी है, अगर करंट को वोल्टेज सेंसिटिविटी से डिवाइड कर रहा हूं तभी वो किसकी यूनिट दे रहा है, वोल्ट पर एम्पियर की। अगर मैं उल्टा कर देता तो यूनिट क्या आती बच्चे, एम्पियर पर वोल्ट। क्या ये एम्पियर मतलब करंट, और ये V, क्या I बाय V कभी करंट रेजिस्टेंस देगा क्या मुझे, रेजिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, V बाय आई। तो ये यूनिट बननी चाहिए वोल्ट प्लस वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर। तो वोल्ट बाय एम्पियर तभी बनेगा जब क्या होगा सर, हम करंट सेंसिटिविटी को किससे डिवाइड करेंगे, वोल्टेज। क्लियर है सबको, याद रखने का तरीका भी बता दिया। एक्चुअल में जो करते हो उसका बस उल्टा कर देना, एक्चुअल में V बाय आई करते हो ना, लेकिन सेंसिटिविटी दे रखी हो तो I बाय V कर देना। चलें आगे, ये आंसर आ गया। देखो अगर तुम देखना चाहते थे तो ये देखो, अब डिवीजन दिख दी है हमने, थीटा से थीटा करेगा तो किसकी यूनिट आ गई, यही ऊपर नीचे, ये डिवाइड पे जाएगा, नीचे एम्पियर है, ऊपर वोल्टेज है। क्लियर है, चलें आगे। पहले इन्होंने डिवीजन सोल्व कर दी, डिवीजन सोल्व कर दी तो थीटा से थीटा गया तो सिर्फ V बाय आई बच गया, वही हमारा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना, जैसे इन्होंने ऐसे लिखा है थीटा बाय आई, थीटा बाय V। थीटा की जगह इन्होंने क्या लिख दिया, पहले कितनी डिवीजन आई थी, हाँ करंट के लिए कितनी आई थी, देखो 5 आई थी, और नीचे क्या है, करंट है। वोल्टेज के लिए कितनी आई थी, 20 आई थी पक्का, हाँ 20 आई थी, तो इसमें 20 लिख दिया। लेकिन वोल्टेज डिवाइड में तो वो तो कोई बात नहीं, थीटा आ गया।
समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से इन्होंने इसको सोल्व किया, 20 कर दिया और नीचे फिर इसकी क्या होगी, वोल्टेज आ गई। डिवीजन से डिवीजन कट के आंसर आया 1/4, 1/4 है ना, 1/4। तो ये किसकी आई थी वैल्यू, 1I/V की। तो बस V/I कुल मिला के मैंने तुम्हें जो बताया वो याद रखना। ये उल्टा इसीलिए कर रहा है क्योंकि यूनिट्स तभी सही बनती है, वरना यूनिट सही नहीं बनेंगी। चलो अब अब इन्होंने बस नाम चेंज कर दिया, वोल्टेज। अच्छा ये एज एन होमवर्क दूंगा मैं तुम्हें, कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, बिल्कुल अभी अभी, पर देखना अभी तुम कर दो। चलो इन्होंने पूछा रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिख दो और करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखना। अभी अभी करके आए हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, NAB/MC, और उसमें क्या होता है, बस C के साथ R आ जाता है, यही होता है ना, NAB/C। इसमें क्या आ जाएगा, NAB/B। अब दोनों को बीच में क्या रिलेशन होगा, तुम खुद ही बता सकते हो बच्चे, बताओ। नीचे वाली एक्सप्रेशन देखना, अभी क्वेश्चन को छोड़ दो, रिलेशन बताना है। V और I, V और I ना लिखूं, ये गलत लिख रहा हूं मैं, क्या लिखूं, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी, और ये क्या है, करंट सेंसिटिविटी। तो बताओ क्या रिलेशन होगा, तुम खुद सोचो। दो इक्वेशंस, दो फॉर्मूले दे रखे हैं, इनके बीच में क्या हम वो नहीं बता सकते क्या रिलेशन? देखो फॉर्मूले में वोल्टेज सेंसिटिविटी भी है, करंट सेंसिटिविटी भी है। बताओ किस चीज की वैल्यू पुट करूं, क्या चीज तो सेम ही है दोनों में। सर NAB NAB/C, तो NAB/C की वैल्यू पुट कर दो। क्या है NAB/C की वैल्यू? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या है NAB/C की वैल्यू? करंट सेंसिटिविटी। तो सर यहाँ पे NAB/C की जगह क्या लिख दो, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय R, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए तो करंट सेंसिटिविटी से क्या डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस R। कौन सा फॉर्मूला है बताओ? करंट सेंसिटिविटी मतलब सिग्मा आई ये रहा, और रेजिस्टेंस है G, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला बनेगा? फर्स्ट वाला। सबका क्लियर है क्या? यस बस, चलो आगे। होमवर्क था, होमवर्क ये दे देते हैं, फिर ये वाला ट्राई करके आना फिर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार ट्राई करके आना। इसका सॉल्यूशन मैंने मेंशन कर रखा है बच्चे पीछे, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन बिल्कुल मेंशन किया हुआ है। बता देता हूँ, करंट सेंसिटिविटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, कितने परसेंट, 20%। सपोज करो पहले अगर करंट सेंसिटिविटी CS थी, अब CS तो है ही, साथ में 20/100 क्या हो गया, 20/100 ऑफ CS दोबारा से क्या हो गया, ऐड हो गया। मतलब अगर मान लो पहले X थी, तो अब X के साथ 20/100 ऑफ X भी क्या हो गया, ऐड हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई सर, डबल हो गई, डबल। ठीक है। तो बताना तुम्हें वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी चेंज हुई, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी को चेंज किया है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी चेंज हुई, इसका शॉर्ट एग्जांपल यही इसी को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हें रिलेशन बता रहा है ना वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का। यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी चेंज करो, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं की पुट करो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे, ट्राई मारोगे एक बारी? यस ट्राई करके आना बच्चे, ये होमवर्क है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट के हिसाब से। एक आंसर है इसका वैसे, जिसको दिक्कत हो तो ये तक थे हमारे क्वेश्चन अभी तक के, ठीक है। क्या टाइम हो गया अभी तो तो अब एक सेकंड मुझे दो, हम असली स्क्रीन शेयर करते हैं, थोड़ा सा इंट्रो देंगे क्योंकि टाइम नहीं है इतना। चल स्क्रीन देखना, सबको दिख रही हो तो बताना मुझे, ठीक है। जब यस दिख रही है क्या? नो सर। यस ठीक है। तो पहले तो मेरे को बच्चों ये बताओ कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें किसी को छोटा सा भी डाउट रह गया हो? गैल्वेनोमीटर क्या होता है, टॉर्क कैसे निकालते हैं, सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट C क्या होता है, फाई क्या होता है, रेडियल फील्ड कैसे लगाते हैं, और रेडियल फील्ड क्यों लगाते हैं,
डिफ्लेक्शन और करंट का क्या सीन है, सब कुछ क्लियर है? सर पक्का सबको? यस सर। आज हम अब जब मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर बन गया, अब गैल्वेनोमीटर की बात कर देते हैं। अब बताओ मुझे कि गैल्वेनोमीटर है क्या चीज एक्चुअल में? अभी तो तुमको बताया कि करंट को डिटेक्ट करता है, क्या ये करंट को मेजर भी करता है क्या? स्मॉल करंट। स्मॉल करंट को करंट कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल। ज्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? अभी तो वर्किंग सर, पढ़ ली, सर वो वर्किंग पढ़ ली। सर करंट जितना होगा उतनी ज्यादा उस पर, क्योंकि तुम देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, NIAB, आई पर भी डिपेंड कर रही है ना टॉर्क। यस सर, यस सर। करंट होगा उतनी ज्यादा टॉर्क होगी, उतने ज्यादा कोयल रोटेट होगी, और उसके साथ पॉइंटर अटैच है वो भी उतना ज्यादा रोटेट होगा, और उसके बदले में एक और टॉर्क लग रही है, उसका नाम क्या है? स्टोरिंग टॉर्क। तो ज्यादा करंट आएगा तो ज्यादा टॉर्क आएगी, इतनी ज्यादा टॉर्क आ जाएगी और ज्यादा टॉर्क आएगी। करंट मतलब वो मेरा जो पॉइंटर है वो भी बहुत घूमेगा, घूमते घूमते अगर ज्यादा करंट आ गया तो उसके जो मतलब डिफ्लेक्शन वाला पॉइंटर है वही टूट जाएगा। ज्यादा करंट आ गया तो इतनी ज्यादा वो टॉर्क सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए जो करंट की वैल्यू मेजर होगी वो बहुत थोड़ी सी होगी, माइक्रो एम्पियर्स में। अगर ज्यादा करंट मेजर करना हो तो उसके लिए हमारे पास नई डिवाइस है, उसका नाम क्या होता है? एममीटर। उसका डिवाइस का नाम क्या है? एममीटर। क्लियर है सबको? यस सर। तो अब इसी गैल्वेनोमीटर को हम एममीटर में बदल सकते हैं। देखो कमाल की बात क्या है, गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकते हैं माइक्रो एम्पियर में। किसमें? माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि उसकी डिफ्लेक्शन तो भाई अगर वो 10 डिफ्लेक्शन दे रहा है तो वो 10 डिफ्लेक्शन ही देगा। लेकिन जब मैं गैल्वेनोमीटर से एममीटर बनाऊंगा वो डिफ्लेक्शन तो अभी भी कितनी देगा? मैक्सिमम 10। कितनी डिफ्लेक्शन देगा? पहले 10 दे रहा था तो अभी भी कितनी देगा डिफ्लेक्शन? मैक्सिमम 10 क्योंकि उससे ज्यादा है ही नहीं। लेकिन करंट पहले अगर 1 मिली माइक्रो एम्पियर होता था, अब 10 माइक्रो एम्पियर हो सकता है, 1 मिली एम्पियर भी हो सकता है, 2 मिली एम्पियर भी हो सकता है। तुमने डिफ्लेक्शन को चेंज किया क्या? नहीं। नो सर। लेकिन फिर भी अमाउंट ऑफ करंट जो मेजर कर रहा है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं रेंज बढ़ जाएगी। तो ये कैसे करेंगे उसी के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, पर आज पूरा हो नहीं पाएगा। मैंने बोला था 10 मिनट रुकते हैं, तो याद रखना, सारे भाग मत जाना, ठीक है? अभी तक सारी सही है, कहीं भागने लग जाओ। तो गैल्वेनोमीटर का सीन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये गैल्वेनोमीटर था, अब तो तुमको पता है कि कैसे वो रीडिंग शो करेगा, ये उसकी डिफ्लेक्शन है। यस सर। क्लियर है? तो सर अब मान लो पॉइंटर मेरा यहाँ है, तो अब क्या होएगा क्या, मैं इसको लगाऊंगा मेरी डिवाइस के साथ, जिस भी रेजिस्टेंस के साथ में लगाना, इसके अंदर करंट जाएगा कुछ भी, टोटल करंट गया आई। तो भाई मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर पा रहा था? मान लो 1, अभी मैं माइक्रो कुछ नहीं बोल रहा, अभी मैं बोल रहा हूँ 1 यूनिट। कितना मेजर कर पा रहा था? 1 यूनिट। मेरे को मेजर करवाना है ज्यादा। अच्छा 1 यूनिट मेजर कर पा रहा था, ज्यादा क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि अगर ज्यादा करूंगा तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर गया और वो शहीद हो जाएगा, राइट? यस सर। 1 यूनिट की जगह मेरे को ज्यादा एम्पियर का करंट चाहिए, 10 यूनिट चाहिए। तो भाई कुछ ना कुछ तो पंगा करना पड़ेगा। हमें दिक्कत किससे है? गैल्वेनोमीटर को ज्यादा दबाव नहीं देगा भाई, वो चिल रह के काम करना चाहता है। अगर उसको ज्यादा दे दिया तो वो शहीद हो जाएगा। तो उसके पास मैक्सिमम करंट क्या होता है? जब गैल्वेनोमीटर पूरी की पूरी डिफ्लेक्शन शो कर देता है, उस करंट का नाम क्या था? मैक्सिमम या फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये वो करंट है जब गैल्वेनोमीटर मेरी पूरी डिफ्लेक्शन शो कर देता है, और इसी को मैं लिखता हूं, अब याद रखना, आई सबस्क्रिप्ट जी से, IG से। इसका IG का मतलब ही पूरी यूनिट में यही बोलेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ IG करंट है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर ने अपना मैक्सिमम करंट दिया। समझ में आ रहा है? यस करंट की वैल्यू IG/2 है, इसका मतलब क्या? गैल्वेनोमीटर ने कितना करंट दिया अपने मैक्सिमम का? अगर मैं बोलूँ IG/3 है तो मैक्सिमम का 1/3। ठीक है, चलो। तो सर ये है यहाँ पर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर को दे दिया IG करंट, तो पहले तो मेजर कर पा रहा था, लेकिन IG की वैल्यू थी कितनी? 1 यूनिट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सपोज करो ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, पहले ये कितना ले पा रहा था बच्चों? मैक्सिमम 1 यूनिट ले रहा था ना, लेने दे। अगर अब मैंने पीछे से करंट भेजना चाहता हूँ
10 यूनिट का। ओ भाई साहब, तो क्या कहता है गैल्वेनोमीटर, मैक्सिमम करंट कितना भेज रहा हूं मैं, 10, 10 से कम, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम बाहर से कितना भेज रहा हूं, 10, 10 से कम भेज सकता हूं, 10 से ज्यादा नहीं भेज रहा अभी। जो मेरे को बनाना है वो मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहता हूं कि करंट तो मेजर हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाए, 10 यूनिट। तो गैल्वेनोमीटर को हमने पीछे से हमने करंट भेजा, हमने कहा गैल्वेनोमीटर भाई करंट भेज रहा हूँ देखियो, लेकिन हम खड़े हैं, हम सारे अब लैब में बैठे हैं, हमारा काम क्या है सर, इंस्ट्रूमेंट बनाना। पीछे से यूनिट का करंट कितना आ रहा है, 10 यूनिट का। गैल्वेनोमीटर कहता है भाई अपने से ना हो पाएगा, आपका कितने लेंगे, सिर्फ 1 यूनिट, बाकी 9 का 9 कहीं और भेजना पड़ेगा। सीरीज में लगा दूं रेजिस्टेंस तो फिर इसी के अंदर ही जाएगा, है ना। यस सर पैरेलल में क्या लगाना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस, ताकि बाकी 9 का यूनिट का करंट कहाँ चला जाए, ऊपर वाले रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या, क्यों लगाया, गैल्वेनोमीटर को सारा करंट नहीं चाहिए था तो कुछ करंट कहीं और भेजना पड़ेगा, तो इसलिए एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया ताकि वो सारा करंट कहाँ चला जाए, ऊपर। क्लियर है। इसीलिए जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलता हूं तो एक रेजिस्टेंस लगता है, वो हमेशा उस गैल्वेनोमीटर के कैसे लगता है, पैरेलल पैरेलल। समझ में आ रहा है? इस रेजिस्टेंस का नाम, अब इसने करंट को अपनी तरफ से लेके चला गया, करंट की डायरेक्शन को चेंज करके अपनी तरफ से ले गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं शंटिंग। क्या बोलते हैं, शंटिंग। इसीलिए इस रेजिस्टेंस का नाम पड़ गया शंट रेजिस्टेंस। ठीक है। तो अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना हो तो एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा बच्चों, उस रेजिस्टेंस का नाम है शंट रेजिस्टेंस। क्लियर है। और वो रेजिस्टेंस कैसे लगेगा, लेकिन अब ये पूरी जो टर्म मेरी बन गई, ये पूरा ऑपरेटर जो मेरा बन गया, इसको मैं एक बक्से में बंद कर दूंगा, इसको एक बॉक्स में बंद कर दूंगा और इसी ऊपर लिख दूंगा क्या, ठीक है। तुमने सामने वाले ग्राहक को लूट लिया सक्सेसफुली, ठीक है। क्या किया, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये एमीटर हो गया। अब इस पूरे ऑपरेटर्स को किसी रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगाऊंगा, क्योंकि एमीटर हमेशा किस में लगता है, सीरीज में। याद रखना, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, लेकिन एमीटर के अंदर जो गैल्वेनोमीटर है उसके साथ जो रेजिस्टेंस है वो कैसा लगा हुआ है, पैरेलल। क्लियर है ना सबको। देखिए ये कि सही, अभी सर इसको अगर मैं आगे पीछे कर दूं तो रीडिंग देगा कैसे, लेकिन मैक्सिमम तो उसकी डिफ्लेक्शन कितनी थी वो कर सकती है करंट गैल्वेनोमीटर की, अभी आईजी की वैल्यू कितनी थी, 1 यूनिट। आप कह रहे हो मैं इसे 10 यूनिट करवाऊंगा, रेजिस्टेंस ऐसे लगाने से इसका क्या फायदा हुआ, समझते हैं। तो जो हमारा बाकी का रेजिस्टेंस है वो उसमें चला जाएगा, रेजिस्टेंस करंट चला जाएगा ऊपर, ठीक है, लेकिन अब गैल्वेनोमीटर रीडिंग कैसे देगा, देखो मैंने बोला ये जो 10 एम्पियर थी ये कैसा करंट था सर, मैक्सिमम करंट था, कैसा था, मैक्सिमम। जब ये पीछे से मैक्सिमम करंट आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर भी अपना क्या देगा, मैक्सिमम करंट, कि भाई तू एफर्ट कर रहा है ना, तू तो अपना मैक्सिमम भेजा, तो मैं भी अपना मैक्सिमम लेने की कोशिश करता हूँ, कितना, 1 यूनिट। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर ने शो करना था मैक्सिमम कितना शो कर सकता था, बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना शो कर सकता था, फुल स्केल। बस यही बता रहा हूँ, भेज रहा हूँ, कुछ डेरिवेशन का कुछ नहीं बता रहा मैं, ठीक है, ध्यान से देखना, सही समझ में आ जाएगा अगर 2 मिनट और रुक जाओगे। तो भाई ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और इसके बाहर जो तुम्हें एक्चुअल में दिखेगा वो क्या है, वोल्ट मीटर। अंदर क्या हो रहा है और बाहर क्या दिख रहा है वो दिखाऊंगा तुम्हें। देखो तुमने करंट भेजा पीछे से 10 यूनिट्स का, गैल्वेनोमीटर कहता मैं कितनी लूंगा, सिर्फ भाई 1 यूनिट। तुम्हें गैल्वेनोमीटर ने शो किया 1 यूनिट, तुम्हें पता लग गया जैसे ही गैल्वेनोमीटर ने 1 यूनिट किया तो पीछे से कितना करंट आ रहा होगा, अब 10 यूनिट। 10 यूनिट। वोल्ट मीटर नहीं, सॉरी, ऊपर क्या लिखना चाहिए मेरे को, एम मीटर। तो एम मीटर कितना शो कर देगा रीडिंग, 10। 10। अब गैल्वेनोमीटर कहता है भाई नहीं 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 नहीं, मैं तुमने कुछ नहीं देखा, तुमने गैल्वेनोमीटर को देखा, गैल्वेनोमीटर कहता है 1 यूनिट नहीं शो कर रहा, कितनी शो कर रहा है, सिर्फ 1 यूनिट। 1 यूनिट शो नहीं कर रहा, करंट शो कर रहा है सिर्फ 0.5। अब पीछे से कितना करंट आ रहा होगा, 5 यूनिट्स। कितना आ रहा होगा बच्चे, 5 यूनिट। तो एम मीटर में कितनी रीडिंग आ जाएगी, 5। ठीक है, समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। ऐसे ही ये बाईपास होता जाएगा, हमारा चेंज होता जाएगा। अगर मैं तुम्हें और भी अच्छे से एग्जांपल दूं
तो सपोज करो गैल्वेनोमीटर मेरा ले सकता था 4 यूनिट, कितना ले सकता था 4 यूनिट, और पीछे से मैं अब दे दिया 20 यूनिट, कितना दे दिया मैक्सिमम 20 यूनिट। तो अब ध्यान से देखो, सारी रीडिंग यहाँ से दिखाऊंगा मैं तुम्हें। अगर गैल्वेनोमीटर ने मैक्सिमम दिया तो पीछे से भी क्या आ रहा होगा, मैक्सिमम जो मैक्सिमम बना रहा हूँ वो 20 है। तो गैल्वेनोमीटर ने अगर 4 यूनिट शो किया तो यानी पीछे से कितना आ रहा होगा बच्चों 20 यूनिट। गैल्वेनोमीटर ने मान लो 2 यूनिट शो किया तो पीछे से कितना आ रहा होगा 10 यूनिट्स। क्या सबको अब समझ में आ रहा है। यस अब गैल्वेनोमीटर ने अगर 1 यूनिट शो की, मतलब अभी देख रहे हो ना कैसा कैसा हो रहा है सब। 1 यूनिट शो किया तो कितना आएगा 0.5 समझ में आ रहा है सबको भाई। अगर जिसको ये भी समझ नहीं आता वो ऐसा भी देख सकता है, सर 4 यूनिट गैल्वेनोमीटर के तो 20 यूनिट एमीटर के, तो एक जब यूनिट शो करेगा, जब गैल्वेनोमीटर ने 4 दिया तो पीछे से करंट आया 20, जब गैल्वेनोमीटर ने 2 दिया होगा तो पीछे से आएगा 20/4 गुना 2, तो यानी 10। अगर गैल्वेनोमीटर ने 2 की जगह शो किया होगा सर सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट, तो कैसे निकालोगे 20/4 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कितना यूनिट्स आया होगा पीछे से 5 तो सिंपल सी बात है भाई, 4 किया तो 20, 4 का आधा यानी 2 किया तो इसका भी आधा हो गया, 20 का आधा 10। अब 2 का आधा कितना होता है 1, अगर गैल्वेनोमीटर ने 1 यूनिट शो किया तो इसका भी आधा, तो 10 का आधा कितना हो गया 5। तो देखो गैल्वेनोमीटर तो उतना ही शो कर रहा है, लेकिन देखो ऊपर एमीटर में रीडिंग बदल गई या नहीं बदलेगी। सर बदलेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैलिब्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चे कैलिब्रेशन। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू को अपने आप स्टैंडर्डाइज चेंज हो जाना, उसी को बोलते हैं कैलिब्रेशन। अब ये कैसे हुआ ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है, लेकिन ये मेन मोटा प्रिंसिपल बता दिया कि कैसे मेजर करेगा वो। एमीटर देखो गैल्वेनोमीटर ने उतना ही शो किया, पीछे ऊपर से उसकी रीडिंग बदल गई एमीटर की, और ये कैसे आया 20 ही क्यों आया इसकी बात करेंगे कल वाले लेक्चर में, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है बताओ। नो सर। कल इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे, कल कोशिश करेंगे कि वोल्ट मीटर भी पूरा हो जाएगा कल, ठीक है, ये सारा पार्ट कर देंगे कल। और उसके बाद एक लेक्चर पढ़ा है, हाँ अनुराधा, उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे छोटे से लेक्चर, उसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता था कि वो शायद तुम्हारा हुआ नहीं था। हाँ बोलो अनुराधा। सर कैलिब्रेशन एक बार रिपीट करना। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज को हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे, कि मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरे को करंट को कैलिब्रेट करना है वेट से, मतलब तुम वेइंग मशीन देखते हो ना, वो डिजिटल वेइंग मशीन, तुम खड़े होते हो, एक्चुअल में वो करंट या वोल्टेज की वैल्यू देता है सपोज करो। तो मैं कहता हूँ मेरा कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ कि जब वेट की वैल्यू 5 kg आए तो मेरा करंट कितना शो कर दे, मान लो 10 एम्पियर, मैंने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया, तो अब अपने बात कैलिब्रेट हो जाएगा। अगर वेट की वैल्यू 10 kg आएगी तो करंट कितना शो होगा 20। अगर वेट की वैल्यू अब और डबल कर दूं तो ये भी डबल हो जाएगी क्या, यस और नो। 15 कर दूं, 15 कर दूं तो कितनी आ जाएगी 30। समझ में आ रहा है ना, अपने हिसाब से देखते हैं 30। चलो चेक करते हैं सर, 5 में आ रहा है 10, तो 15 में कितना आएगा 10/5 गुना 15, तो आ गया 30, यहाँ 30 है। ऐसे ही अब आगे करता रहूंगा तो 20 कर दूं 40, तो कितना 40। इसी को कैलिब्रेशन बोलते हैं, कि एक चीज के रिस्पेक्ट में तुमने दूसरी चीज को स्टैंडर्डाइज कर दिया, ठीक है, इसको कैलिब्रेशन। ऐसे ही हमने वहां पर गैल्वेनोमीटर में किसको किया है, गैल्वेनोमीटर की डिवीजन के अनुसार, गैल्वेनोमीटर के करंट के अनुसार हमने किसको कैलिब्रेट कर दिया एम मीटर के करंट, ठीक है। या ऐसे समझो कि पीछे से जो करंट आ रहा है उसके हिसाब से हमने एम मीटर को कैलिब्रेट कर दिया। डन। और किसी का कोई पक्का, चलो कर दे लेफ्ट, मीटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ अनामिका बोलो। सर सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज किया गया उसमें, क्या बोल रहे हो, सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज किया गया। सॉफ्ट आयरन कोर इसीलिए यूज किया गया, सॉफ्ट आयरन कोर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है। वो क्या करता है भाई, एक चुंबक देख लो, चुंबक को अट्रैक्ट करती है ना मैग्नेटिक फील्ड, और क्या है चुंबकीय प्रॉपर्टी तो है। अगर सॉफ्ट आयरन कोर लूंगा तो वो अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा खींच के ले आएगा।
मेरे को वही तो चाहिए, मेरे को ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कोयल से ताकि वो अच्छे से रोटेट हो पाए। तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक मैग्नेटिक मटेरियल लगाना पड़ेगा, और सबसे अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल क्या है हमारे लिए? सॉफ्ट आयरन कोर है। वो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे भी जा रही होगी तो अपने आप खींच लेगा, तो वो ऐसे जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कोयल के थ्रू पास हो, इसीलिए क्या लगाया गया है? सॉफ्ट आयरन Soft iron core. क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. और कुछ डाउट रह गया किसी का? Yes, sir. बोलो। क्लियर है? चलो मीटिंग मैं लेफ्ट कर दूं, अब रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? Yes, sir. Yes. ठीक है बच्चों, कल के लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है?